हेलो फ्रेंड, आज की तारीख है 24 अगस्त 2023। आज 5 न्यूज़ है। फर्स्ट तो चंद्रयान 3 के रिगार्डिंग है। सेकंड ब्रिक्स से रिगार्डिंग एक एडिटोरियल है। उसके बाद पुतिन से रिगार्डिंग एक न्यूज़ है। उसके बाद और एक एडिटोरियल है। उसके बाद मोदी जी का जो आसियान में मीटिंग होगा उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट न्यूज़ क्या है। चंद्रयान 3 से रिगार्डिंग है। इंडिया बिकम द फोर्थ कंट्री, ठीक है, जिसने सक्सेसफुली लैंड किया है मून के ऊपर। फोर्थ कंट्री बना है, ठीक है। और लैंडर एंड रोवर, ये दो चीज़ें लैंड की गई है सक्सेसफुली मून के ऊपर। एंड इंडिया भी इज द फर्स्ट कंट्री, फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड जिसका लैंडर मतलब सेफली उतरा है मून के सदर्न पोल के ऊपर। ठीक है, टच डाउन ऑन द पोलर रीजन ऑफ द मून, पोलर रीजन पे फर्स्ट। ठीक है, और वो भी सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। आपको कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो चुका है लैंडर के बीच में और बेंगलुरु में जो बेस है जिससे कम्युनिकेशन करेगा उससे रिलेटेड। ठीक है, सक्सेसफुल लैंडिंग की वजह से जो चंद्रयान 2 का जो फेलियर हुआ था 2019 में, विक्रम जो लैंडर था उसका कम्युनिकेशन ब्रेकअप हुआ, मतलब ब्रेक हो गया था 2.1 किलोमीटर लैंड होने से पहले ही। तो 2019 में चंद्रयान 2 फेल हुआ था क्योंकि 2.1 किलोमीटर जमीन पे चंद्रमा की सतह पे उतरने से पहले ही उसका कांटेक्ट टूट गया था, वो क्रैश हो गया था। ठीक है, और इंडिया ने साउथ सदर्न पोल में जाने वाला फर्स्ट कंट्री है। अभी तक कोई कंट्री वहाँ पे गया नहीं है और ये एकदम फ्लॉलेसली हुआ था। मिशन एकदम फेल प्रूफ बनाया गया था। अगर कोई एक चीज़ बन गिर जाती तो उसको उसको उसके सप्लीमेंटली दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी, दूसरी भी बंद हो जाएगी, तीसरी चीज़ चालू हो जाएगी। ये पूरा फेल प्रूफ मैकेनिज्म बनाया गया था। रोवर का नाम क्या है? रोवर प्रज्ञान। रोवर और लैंडर का डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको। रोवर क्या होता है? रोवर मतलब वो चलेगा वहाँ पे गाड़ी के जैसा, फोर व्हीलर के जैसा। लैंडर मतलब जिसके अंदर रोवर होगा, जो उसके ऊपर लैंड करेगा, चंद्रमा की सतह पे जो लैंड करेगा उसको लैंडर बोलेंगे। और रोवर जो होगा वो उससे लैंडर से बाहर निकलेगा और वो आजू बाजू के एरिया में घूम के आएगा। ठीक है, रोवर के अंदर दो चीज़ें हैं। दो दो पेलोड है रोवर के अंदर जो घूमेगा। उसके अंदर फर्स्ट तो लिप्स है। लिप्स का मतलब होता है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जो कि एक आधी चीज़ पे लेजर मारेगा मटेरियल पे, और उसका जो ब्रेकडाउन होगा उसके बाद, तो उसके धुएं से वो उसका केमिकल कंपोजिशन निकालेंगे। दूसरा होता APXS, इसका क्या लॉन्ग फॉर्म है? अपेक्स पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। अपेक्स पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। APXS का लॉन्ग फॉर्म क्या है? अल्फा पार्टिकल एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर। और लिप्स का क्या लॉन्ग फॉर्म है? लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। ये दो चीज़ें किसके अंदर होगी? रोवर प्रज्ञान के अंदर होगी। इंपॉर्टेंट, याद रखिए। लिप्स का ऑब्जेक्टिव क्या? टू कंडक्ट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी एलिमेंट एनालिसिस एंड ड्राइव द केमिकल कंपोजिशन एंड इंटीरियर मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन। ठीक है, फर्दर टू अंडरस्टैंड द लूनर सरफेस। और एपेक्स APXS का क्या काम होगा? डिटरमाइन द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लूनर सॉइल रॉक अराउंड द लूनर लैंडिंग साइट। उसका जो है क्या है, उसका कंपोजिशन ये करेंगे। कांग्रेस ने क्या कहा है? सॉफ्ट लैंडिंग होने को उसमें बधाई दी गई है और उन्होंने बोला ये पूरा जो श्रेय जाता है जो पिछले भी उनके जो जिन्होंने इसरो को एस्टेब्लिश होने में मदद की, होमी बाबा जहांगीर, होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई, सतीश धवन, इन सारे लोगों को उनका ये जाता है। APJ अब्दुल कलाम को भी उन्होंने ये दिया है। शांति स्वरूप भटनागर का भी नाम लिया है और मेघनाथ शाह उनका भी नाम लिया गया। रशियन प्रेसिडेंट, उन्होंने भी तारीफ की गई है इंडिया का चंद्रयान 3 लैंड हो गया इसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? ब्रिक्स के रिगार्डिंग है, जिसका एक्सपांशन हो गया। PM ने बोला है कि एक्सपांशन के फेवर में है इंडिया, और उन्होंने ये बोला है कि इंडिया वेलकम द एक्सपांशन ऑफ ब्रिक्स ग्रुप थ्रू द कंसेंसस बेस्ड अप्रोच। ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आंसर राइटिंग में यही लिखने पड़ते हैं। कंसेंसस बेस्ड अप्रोच अगर होगा तो हम उसका एक्सपांशन करेंगे। ब्रिक्स का समिट कहाँ हो रहा है अभी? जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में जोहानिसबर्ग, यहाँ पे उनका समिट हो रहा है। तो वहाँ पे मोदी जी ने कहा है कि अगर उसका एक्सपांशन होता है तो वी आर विद दैट। और वन ऑफ द मेन टॉपिक ऑफ द ब्रिक्स इज द रशिया कॉन्क्वेस्ट टू क्रिएट एन अल्टरनेटिव टू G7। तो जो रशिया के ऊपर सैंक्शन चालू है अभी, तो रशिया को क्या करना है? रशिया को अल्टरनेटिव ढूंढने हैं US लेड ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि US लेड G7। तो G7 का अल्टरनेटिव उनको निकालना है, तो वो ये बोल रहे हैं।
ठीक है। एंड जो पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी डॉलर में ट्रेड करती है, तो रशिया को डी डॉलराइजेशन करना है। तो इंडिया ने ऐसा कुछ बोला नहीं, इंडिया ने ऐसा ये सेंटेंस नहीं दिया है, बट इंडिया ने ये बोला है कि लोकल करेंसी में वी विल ट्रेड। और इंडिया ने यूएई के साथ मतलब ये ब्रिक्स का नहीं है, मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, यूएई के साथ इंडियन रुपी में ट्रेड करने का एग्रीमेंट भी साइन किया गया है। ठीक है। तो डायरेक्टली इंडिया ने नहीं बोला है कि डी डी डॉलराइजेशन करेंगे, क्योंकि यूएस अभी भी अपना फ्रेंड है। यही इतना इस न्यूज़ में था। नेक्स्ट न्यूज़ है, वैगनार चीफ फेयर द डेथ इन द प्लेन क्रैश। देखो मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। वैगनार क्या है? वैगनार ये एक ना प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है। ये रशिया के अंदर काम करता है पैसे लेके। तो रशिया ने इस ग्रुप को एक्टिव किया था कि आप दूसरे कंट्री में जाओ और वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ ये होगी, मतलब यूएस लेड गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो भी किंग होगा वहाँ का, उनको सपोर्ट करो और उनकी गवर्नमेंट का कू करो, मतलब उनकी गवर्नमेंट बदल दो। तो ऐसे ही रशिया करता है। तो इसका चीफ था प्रिगोजिन, उसका नाम था प्रिगोजिन। तो इस प्रिगोजिन ने क्या किया था, यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसमें उन्होंने बोला कि हमें कुछ इट इज़ नॉट बेनिफिटिंग द रशियन पीपल्स, और उसमें बहुत लॉस हो रहा है, और जितना ये चाहिए उतना जो डिफेंस सेक्रेटरी है यूएस के, वो मदद नहीं कर रहे। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि हम मॉस्को के ऊपर, जो कैपिटल है रशिया की, वहाँ पे डायरेक्ट अटैक करेंगे। तो रशिया, ये पुतिन था, उन्होंने तो उसको वहीं पे एक पीस ब्रेकिंग डील की और उसको बोला कि आप बेलारूस जाके रहिए, और वापस रशिया में कभी नहीं आई है। और एक बार जो कोई रशिया पुतिन का दुश्मन बन जाता है, उसे पुतिन जिंदा नहीं रखते, उनका रिकॉर्ड है। तो उन्होंने अभी वो जो प्रिगोजिन जो थे, उनका प्लेन क्रैश हो गया है। ठीक है। ये 62 ईयर्स के थे और वो प्लेन में जा रहे थे जिसमें 11 लोग बैठे थे। अभी इतना न्यूज़ तो यूपीएससी नहीं पूछेंगे कितने लोग जा रहे थे, लेकिन ऐसे ही चुगलीबाज बातें मैं बता रहा हूँ आपको। प्रिगोजिन था, प्रिगोजिन के साथ 11 लोग थे, उनका प्लेन क्रैश हो गया है। अभी तक कुछ रिपोर्ट नहीं आया है कि वो उस प्लेन में बैठे थे कि नहीं थे, लेकिन पैसेंजर की लिस्ट में उनका नाम था। ठीक है, यही बात इतनी ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एडिटोरियल। तो एडिटोरियल में ये दिया गया है कि सोशल सिक्योरिटी से रिगार्डिंग एडिटोरियल है, ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ध्यान से सुनना है इसको आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो सोशल सिक्योरिटी क्या होती है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लिख के रखिए। तो ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसको सब्सक्राइब कीजिए आप और वहाँ पे ये ले लीजिए। फर्स्ट तो इसकी डेफिनेशन देखिए सोशल सिक्योरिटी की। सोशल सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है? इज द प्रोटेक्शन दैट द सोसाइटी प्रोवाइड टू इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स। प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? सोसाइटी दे रही है। किसको? इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड को। टू इंश्योर द एक्सेस टू हेल्थ केयर, टू गारंटी इनकम सिक्योरिटी, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, इनवैलिडिटी, वर्क इंजरी, वर्क इंजरी, मैटरनिटी, लॉस ऑफ ब्रेड विनर। ठीक है, ये कीवर्ड से ये याद रखिए। सीधी सी बात यही है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है सोशल सिक्योरिटी क्या होती है? सोसाइटी प्रोवाइड करती है किसको? इंडिविजुअल्स को एंड हाउस होल्ड्स को। क्या प्रोवाइड करती है? इंश्योर द एक्सेस टू द हेल्थ केयर और गारंटी इनकम सिक्योरिटी। ठीक है, पर्टिकुलरली जैसे कि ओल्ड एज में, अनएम्प्लॉयमेंट में, सिकनेस में, अगर फैमिली का कोई ब्रेड विनर मर जाता है तो उसके रिगार्डिंग। उसके बाद अराउंड, अभी एडिटोरियल में इंडिया से रिगार्डिंग जो डाटा दिया मैं आपको बताऊंगा। 53% जो सैलरीड वर्क फोर्स है इंडिया की, उनकी सोशल सिक्योरिटी नहीं है इंडिया के अंदर। ठीक है, कुछ भी नहीं है। ये डाटा किसने दिया गया है? पीरियोडिक लेबर सर्वे एनुअल रिपोर्ट 2021-23। ये डाटा आप डायरेक्ट आंसर में कोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक लेबर फोर्स एनुअल सर्वे एनुअल रिपोर्ट 2021-22। ठीक है। Just 1.9% of the poorest 20% of Indian workforce has access to any benefits। जो देखिए, जो इंडिया में अगर जो लास्ट के 20% पुअरेस्ट जो है ना, उसमें से खाली 1.9% लोगों का ही सोशल सिक्योरिटी है। और जो गिग वर्कर्स होते हैं, गिग वर्कर्स आपको पता है जोमेटो पे जो काम करते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर जो होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1.3% ऑफ इंडिया एक्टिव लेबर फोर्स वही है। तो उनके अंदर जो 1.3% जो एक्टिव लेबर फोर्स, उनका ही सोशल सिक्योरिटी के जो जिग वर्कर्स में काम करते हैं। उसके बाद एक रिपोर्ट आती है मर्सर सी एफ एस की। उन्होंने क्या किया है, वो रैंक करते हैं सोशल सिक्योरिटी के ऊपर, इंडिया सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर। तो उन्होंने 40 कंट्रीज
43 कंट्रीज को रैंक किया है, तो उसमें इंडिया का रैंक 40 है। ठीक है, मतलब बहुत लो रैंक है इंडिया का, मतलब सोशल सिक्योरिटी बहुत लो है इंडिया के अंदर। और देखिए, फाइनेंशियल 2011 में नेशनल सिक्योरिटी फंड एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर लिए, बट इनिशियल एलोकेशन उसका 1000 करोड़ था। अब ये स्कीम किसके लिए थी? वेवर्स, रिक्शा पुलर्स, बिडर्स, बीडी वर्कर्स, उनके लिए थी, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल अमाउंट कितनी लगने वाली थी? 22,000 करोड़, लेकिन एलोकेट कितना गया था? 1000 करोड़। तो ये तो हंसी मजाक वाली बात हो गई। ठीक है, सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी ने ये बोला है कि उनको 22,000 करोड़ चाहिए, लेकिन दिए कितने? 1,000 करोड़। तो ये गवर्नमेंट फंड एलोकेट नहीं किया अच्छे से। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 1990s के टाइम पे आया था, तो इसके अंतर्गत ओल्ड एज लोगों को पेंशन दी जाती थी, तो वो उसमें सेंटर का कंट्रीब्यूशन 75 रुपीज़ है जब चालू की थी, और 2006 में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 200 रुपये पर मंथ। तो ये भी एक हंसी मजाक वाली बात हो गई। उसके बाद 2022 जुलाई में कैग ने एक रिपोर्ट दिया गया था। कैग ने बोला था कि दिल्ली के अंदर जो सेस लगाती है दिल्ली गवर्नमेंट, किसके लिए सेस लगाती है? कि पुअर लोगों जो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे उनको बेनिफिट करने के लिए। तो उसमें से 94% तो मनी यूज ही नहीं किया गया, और सेम ही हालत हरियाणा में भी वही है, ये कैग के रिपोर्ट ने बताया। उसके बाद जो मनरेगा एक्ट है उसमें भी बहुत कट डाउन किया गया है अभी, ठीक है, उसमें भी कोई ज़्यादा ये नहीं है पेमेंट डेली वेजर्स को। तो राइटर ने बोला है कि ब्राज़ील जो कंट्री है वहाँ की एक स्कीम है, जनरल सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो ये बहुत बढ़िया है। इसके अंदर अगर आप जेल में भी जाते हो तभी भी आपका सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट पे करेगा। इसके अंदर आपको आधार कार्ड वगैरह कोई कार्ड, मतलब बेनिफिट लेने अवेल करने के लिए किसी कार्ड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। बस आपको बोलना है कि मेरे को ज़रूरत है, तो वो दे देंगे आपके ऊपर। एंड अगर इस स्कीम के अंदर जो पैसा एलोकेट किया गया है वो कम पड़ता है, तो वो डायरेक्ट उनके जो नेशनल ट्रेजरी है, मतलब डायरेक्ट जो कोष होगा उनका, उसमें से पैसे निकाल के इसमें डाल देंगे वो, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया स्कीम राइटर ने बताई है। और उन्होंने ये बोला है कि 91% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वर्कफोर्स, वो इनफॉर्मल सेक्टर में। 91% मतलब 475 मिलियन पीपल्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या स्टेप्स इंडिया ने अभी तक लिए गए सोशल सिक्योरिटी के लिए, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? तो ये बोलते कि खाली गवर्नमेंट ने इंटरवीन नहीं करना चाहिए, जो एम्प्लॉयर, जो बंदा काम पे रख रहा है उसने भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, एम्प्लॉय उन्होंने भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में फॉर फॉर्मल वर्कर्स, ठीक है। उन वो जैसे कर रहे हो वैसे ही आप भी करो। उसके बाद इनफॉर्मल वर्कर्स का जो डेफिनेशन है वो आप डिफाइन करो अच्छे से, विथ मीनिंगफुल इनकम। एंड वो ये बोल रहे कि इनफॉर्मल एंटरप्राइजेस टू फॉर्मलाइज एंड एक्सपांड देयर टोटल कंट्रीब्यूशन, जो अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद नेक्स्ट सजेशन राइटर ये देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टॉपेबल, मतलब जो बंदे काम नहीं करना चाहते और जो अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, उसकी गवर्नमेंट उनके लिए कोई एक डेफिनेशन बनाए या फिर उनका एक एस्टिमेट निकाले, और उनको भी गवर्नमेंट शुड हेल्प। तो उसमें भी उन्होंने बोला है कि अगर ऐसे भी कोई स्कीम बना दी तो उसमें 0.69% ऑफ जीडीपी दे सकते हो आप अप्रोक्सीमेटली। उतना दे दिया तो भी बहुत कुछ हो जाएगा, 0.69%। उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप लिए गए, उसमें से एक स्टेप है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। तो उसके अंतर्गत उन्होंने टाइम फ्रेम डिफाइन किया गया है, उसके अंदर ये स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क किया गया है, दे आर डिफाइंड द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। एंड उन्होंने ये भी बोला है कि उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने चाहिए, गिग वर्कर्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको भी। और जो ई श्रम पोर्टल बनाया गया था वर्कर्स के लिए, ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन का जो लोड है वो पूरा तो वर्कर के ऊपर है, गवर्नमेंट का उसमें कोई ये नहीं है। तो ये बर्डन जो रजिस्ट्रेशन का है वो तो वर्कर के ऊपर है ई श्रम पोर्टल्स के अंदर। और ये खाली एक पोर्टल है जिसके अंतर्गत आप अगर रजिस्टर करते हो वर्कर एज ए वर्कर, तो आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा 2 लाख का, और डिसेबिलिटी अगर होती है तो वो 1 लाख का कवर मिलेगा आपको। और अभी गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम चल रही है सोशल सिक्योरिटी के लिए? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये आपको बहुत पता होना चाहिए, हर क्वेश्चन के आंसर में आपको गवर्नमेंट स्कीम लिखनी पड़ती है। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया, कन्फ्यूजन होता है डेफिनेशन में, प्लेटफॉर्म वर्कर की क्या है, अनऑर्गेनाइज वर्कर की क्या, गिग वर्कर की क्या है, सेल्फ एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या है, वो सारी गवर्नमेंट ने बतानी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है मोदी जी जिनपिंग जी, मतलब अटेंडेड द ईस्ट एशिया समिट, उन्होंने अटेंड किया। एंड एशियन मीटिंग इन जकार्ता, वो भी अटेंड करेंगे, लाइकली टू अटेंड।
मतलब पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बोथ लीडर डिसाइडेड, इफ लगाए, अगर वो करते अटेंड तो वो मिलेंगे और वो एलएसी पे जो कंडीशन है उसके ऊपर बात करेंगे। पिछले साल मोदी जी ने नवंबर 2022 में आसियान का समिट स्किप किया था कंबोडिया में, तो ऐसा मत करें अभी। अगर वो करते हैं तो दे विल गोइंग टू मीट इन दैट समिट। यही है, यही न्यूज़ में। थैंक यू।